गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 7.4 सवाल नंबर 5। आकृति में दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से और पी एस कोण क्यू पी एस को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कोण क्यू पी एस ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। अब सिद्ध करना है कोण पी एस आर ये बड़ा है पी एस क्यू से बड़ा है। तो इसको करते हैं, इसको उत्पत्ति त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो पी आर का जो सम्मुख कोण होगा कोण क्यू और पी क्यू का सम्मुख कोण होगा आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण क्यू ये बड़ा है कोण आर से। कारण यह है कि बड़े कोण की बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब त्रिभुज पी क्यू एस व इसको डालिए समीकरण नंबर 1। त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी क्यू एस में लेके चलते हैं। पी क्यू एस में तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण क्यू पी एस प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी एस क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यू का मान निकाला, कोण क्यू बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण पी एस क्यू और ये माइनस कोण क्यू पी एस। इसको दिया समीकरण नंबर 2 का नाम। कोण क्यू का मान निकाला, इन दोनों पदों को उठा करके हम दाईं ओर लेकर आए, ये प्लस वाला बदल जाएगा माइनस में। अब त्रिभुज पी एस आर में, पी एस आर में अब इसी प्रकार त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण आर पी एस प्लस कोण पी एस आर प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कारण इसके त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, कोणों का योग। अब इससे कोण आर का मान निकाला है। कोण आर बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण आर पी एस माइनस कोण पी एस आर। अब क्योंकि ये दिया गया है कि क्यू पी एस बराबर है आर पी एस, तो इस आर पी एस की जगह पर ले देंगे क्यू पी एस। कोण आर बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण क्यू पी एस माइनस कोण पी एस आर, क्योंकि कोण आर पी एस बराबर है कोण क्यू पी एस। इसको दिया समीकरण नंबर 3 का नाम। समीकरण 2 और 3 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो कोण क्यू का मान यह है 180 डिग्री माइनस कोण पी एस क्यू माइनस कोण क्यू पी एस। 180 डिग्री माइनस कोण पी एस क्यू माइनस कोण क्यू पी एस और ये बराबर कोण आर, ये बड़ा है कोण आर के, बड़ा है कोण आर। कोण आर का मान है 180 डिग्री माइनस कोण क्यू पी एस माइनस कोण पी एस आर। अब 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया और माइनस कोण क्यू पी एस से माइनस कोण क्यू पी एस कट गया, तो बाकी क्या बचा, माइनस कोण पी एस क्यू ये बड़ा है माइनस कोण पी एस आर से। अब जब माइनस से माइनस काटेंगे तो ये इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो कोण
पी एस क्यू, ये जो बड़ा था अब निशान किसका हो जाएगा, छोटा का हो जाएगा, कौन, पी एस आर के। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था कि पी एस आर या आर पी एस कुछ भी कहो आप, ठीक है, पी एस आर ये बड़ा है पी एस क्यू के, यही हमें सिद्ध करना था इसको। सवाल नंबर 6 दिया गया है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए गए एक बिंदु से, मतलब एक रेखा है, रेखा पर दिए गए बिंदु से वो बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। अब माना हमने एक रेखाखंड लिया पी क्यू और एक बिंदु लिया ए जो कि उस रेखा पर स्थित नहीं है, रेखा के बाहर स्थित है, तो हमने बहुत सारे रेखाखंड खींचे, तो ए इसको मिला लिया, ठीक है, ए क्यू को मिलाया, अब ए क्यू वन को लिखा, ए क्यू टू, ए क्यू थ्री, ए क्यू फोर, ए क्यू फाइव। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ हमारे पास ये जो कोण बना, ठीक है, ये कोण बना, ये बाहरी कोण बना, ये 90 डिग्री से बड़ा कोण बना, ठीक है। अब इसका मतलब बाहरी कोण है तो इसका मतलब ये भी सबसे बड़ा होगा। इसी तरह से ए क्यू वन को मिलाया, ये रेखा इसके मुकाबले थोड़ी छोटी है। इसी तरह से Q2 को मिलाया, इसी तरह से Q2 इन दोनों से छोटी है। इसी तरह से चलते चलते जब ये लंबवत आ जाएगी इस पर 90 डिग्री का, तो हम देखेंगे कि ये AQ3 इन सभी रेखाखंडों से सबसे छोटी है। उसके बाद फिर इधर को चलेंगे, Q4 को मिलाएंगे तो हम देखेंगे ये AQ4 अब ये Q3 से बड़ा हो गया है। इसी तरह से AQ5 इस Q3 से भी बड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा बना है, जो रेखा जो इस पर लंबवत है। इस तरह से जो लंबवत रेखा होती है वो सबसे छोटा रेखाखंड होता है। अगला है पाठ 10 वृत्त। अब सबसे पहले होता क्या है, वृत्त क्या चीज़ होती है, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा एक समान होगी। ये असंख्य बिंदु है, इन असंख्य बिंदु से जो है मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति है जिनकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होगी वो एक समान होगी। ये दूरी एक समान, ये दूरी एक समान, ये दूरी एक समान और ये दूरी एक समान, ये दूरी एक समान। और ये इस एक समान दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसको, ठीक है। ये वो हमारे पास आर जिसको कि हम कहते हैं त्रिज्या। और उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्र, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होती है इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। अब कुछ टर्म्स को समझते हैं इसके कि क्या क्या होती है। इस बीच वाले बिंदु को जो फिक्स बिंदु होता है इसे बोलते हैं केंद्र। केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। और बाहर की जो वृत्त के जो बाउंड्री वाले हैं इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। आपने यहाँ से दौड़ लगाई, एक चक्कर पूरा किया, वापस अपनी जगह पर आ गए तो आपने वृत्त की नापी परिधि, ठीक है, आपने वृत्त की परिधि के बराबर इसका चक्कर लगाया। अब ये वृत्त है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या हुई। अब यही अगर 180 डिग्री में इधर की ओर बढ़ाया जाए तो वृत्त की जो है वृत्त की त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। ये हो गया आपके पास व्यास, यानी कि त्रिज्या जो है व्यास का
आधा होता है या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसको हम BC लिखते हैं, डायमीटर। अब बात करते हैं जीवा की। वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम जीवा कहते हैं। अब इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, सपोज ये केंद्र है, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, तो ये सब के सब ये क्या है, जीवाएँ हैं। वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी व्यास होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी, जिसको कि हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अब कहते हैं चाप। वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु लिए, दो बिंदुओं के बीच वाला वक्र वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं चाप। अब चाप भी दो प्रकार के हो गए, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये हो गया हमारे पास लघु चाप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो गया लघु चाप, और बाकी शेष बचा ये वाला, ये हो गया दीर्घ चाप। अब कोई बिंदु अगर वृत्त के अंदर में स्थित है उसे कहेंगे कि अभ्यंतर में स्थित है। कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो बोलेंगे वृत्त पर स्थित है, ठीक है। कोई वृत्त पर ही बिंदु है तो उसे वृत्त पर स्थित है, और कोई बाहर है तो बहिर्भाग में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं वृत्तखंड। अब ये कोई वृत्त है, अब दो बिंदुओं से मिलाकर के हमने एक जीवा खींच दी। इस जीवा ने इस वृत्त को दो भाग में बांट दिया, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड और इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब इसके बाद करते हैं इसकी बात, त्रिज्यखंड की बात। ये कोई वृत्त लिया, वृत्त पर कहीं पर भी दो बिंदु लिए, ये चाप है, इन दोनों बिंदुओं को हमने केंद्र से मिला दिया। इसे हम कहेंगे, इस क्षेत्रफल को इसे कहेंगे त्रिज्यखंड। ये छोटा वाला हिस्सा है ये होगा लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला हिस्सा है इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। अब अगर हम वृत्त को, ये जीवा, ये सपोज ये व्यास है, तो इसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त, ठीक है। इस व्यास ने इस वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट दिया, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो इस प्रकार से दो अर्धवृत्त बन गए, ठीक है। अब है प्रश्नावली 10.1। अब खाली स्थान को भरिए, खाली स्थान को भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। अब वृत्त का केंद्र है, वृत्त के डैश में स्थित है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंदर स्थित है, इसलिए वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। दूसरा भाग है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होगा। अब एक बिंदु है, सपोज ये कोई एक वृत्त लिया, इस वृत्त में कोई एक बिंदु है, उसकी दूरी, ठीक है, उसकी दूरी जो है
वृत्त की त्रिज्या से अधिक होगी। वृत्त की त्रिज्या तो ये हो गई और ये बिंदु, इसकी दूरी वृत्त की त्रिज्या से अधिक है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? वृत्त के बाहरी भाग में स्थित होगा। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त का क्या होता है? ये बहुत सारी जीवाएं हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सब बीच में जो है सबसे बड़ी जीवा, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। इस तरह से जो सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त का व्यास होगी। अब एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। एक चाप क्या होगा? एक अर्धवृत्त होगा जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अर्धवृत्त बन जाएगा। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है? ये वृत्तखंड है। ये वृत्तखंड जो है एक चाप तथा जीवा के बीच का जो है भाग होता है। छठा वाला भाग है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है, ठीक है। एक वृत्त है जिस तल पर स्थित होगा, ठीक है, उसे क्या करेगा? उसी तल पर स्थित होगा ये, ठीक है। उसे डैश भागों में विभाजित करता है। इस तल है, उसने क्या किया? उसको दो भाग में कर दिया, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अब है सवाल नंबर 2, सत्य लिखना है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये बात ठीक है। वृत्त के बिंदु को इस केंद्र से मिला दिया, इससे क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या, इसलिए ठीक है। केंद्र को अगर किसी बिंदु से मिलाया जाए तो उसकी वृत्त की त्रिज्या होती है। अब एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। ये बात ठीक है। एक वृत्त के अंदर हमने समान लंबाई की परिमित है, यानी कि गिने की चुनी, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं। इसका मतलब जो है 2 ही हो सकती है, इसकी 2 जीवों की लंबाई बराबर हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो वो छोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन 2 ही जीवाएं मतलब एक वृत्त में समान हो सकती है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक दीर्घ चाप होता है, ठीक है। अगर हम इसको 3 बराबर भागों में बांट दें, ठीक है, यानी कि 120 डिग्री कोण पे 120 तो प्रत्येक कोण क्या होगा? प्रत्येक भाग दीर्घ भाग हो जाएगा, दीर्घ चाप होगा। दीर्घ चाप नहीं हो पाएगा, सभी की चापों की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास होता है। ये बात ठीक है, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ये भी r, ये भी r, तो व्यास कितना हो गया? 2r, तो यानी कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना हो गया है। त्रिज्यखंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, गलत होता है। ये त्रिज्यखंड जो है चाप तथा केंद्र को मिलाने वाली से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त एक समतल आकृति है, ये बात सही है, ये एक समतल है, तो वृत्त एक समतल आकृति है।